हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फोकस साला में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। ये चैप्टर स्टूडेंट्स को स्टार्टिंग से ही काफ़ी कंफ्यूजिंग लगता है, क्योंकि इसमें आईओसी, आईओडी, कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सब कुछ एक साथ आता है। लेकिन आज के बाद से ये चैप्टर आपका सबसे इजी चैप्टर बन जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको एकदम बेसिक से एडवांस तक स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा और आपको हर कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा और आप न्यूमेरिकल भी कर पाओगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे मीनिंग पार्टनरशिप की, नेचर पढ़ेंगे और राइट्स ऑफ पार्टनरशिप में पढ़ेंगे। पार्टनरशिप डीड में हम डीड बेसिकली एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच, उस एग्रीमेंट को ही हम डीड कहते हैं। डीड में हम डीड की मीनिंग पढ़ेंगे, मेन कंटेंट पढ़ेंगे डीड का। अगर डीड अब्सेंट है तो उस वक्त पार्टनरशिप के क्या प्रोविजंस होंगे वो पढ़ेंगे। इसके बाद थर्ड पॉइंट में हम पढ़ेंगे रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक ऑफ पार्टनरशिप फर्म। हम पार्टनरशिप फर्म में ट्रांजैक्शंस को किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे वो पढ़ेंगे, जिसमें पहला टॉपिक होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम प्रॉफिट और लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें वो हमारा सबसे पहला पॉइंट होगा। सेकेंड टॉपिक में हम पढ़ेंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हम देखेंगे कि मेथड कितने होते हैं कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के। तो पहला मेथड हम पढ़ेंगे फिक्स्ड कैपिटल मेथड, दूसरा पढ़ेंगे हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। थर्ड पॉइंट में पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम कैपिटल यहाँ से कैलकुलेट कैसे करें। थर्ड में पढ़ेंगे, फोर्थ में पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फिर पढ़ेंगे सैलरी एंड कमीशन ऑफ पार्टनर, फिर पढ़ेंगे लोन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ पार्टनर, फिर मैनेजर कमीशन, और लास्ट में हम पढ़ेंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर, पास्ट एडजस्टमेंट, और बहुत सारे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपके सारे टॉपिक एकदम क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन, कि हमें पार्टनरशिप की ज़रूरत क्यों पड़ी, वाई वी नीड पार्टनरशिप। हम समझते हैं कि अगर कोई एक पर्सन है, जब वो बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको बोलते हैं सोल प्रोप्रेनरशिप। डिफ़िकल्टी कहाँ आती है, जब उसका बिजनेस ग्रो करने लगता है तब उसको मैनेज करने में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है कि वो अब जैसे ही बिजनेस ग्रो होगा तो उसको और ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। वो कैपिटल वो कहाँ से लाए इतना सारा कैपिटल, तब उसको ज़रूरत पड़ती है एक पार्टनर की कि जो उसकी हेल्प भी कर सके और उसको कुछ कैपिटल भी इन्वेस्ट कर सके उस बिजनेस में। तब हमें वो पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि एक पार्टनर पूरी तरीके से अपना जैसे ही बिजनेस ग्रो होता है तो डिफ़िकल्टी आती है, जिसके कारण से वो मैनेज नहीं कर पाता कि वो कैपिटल कहाँ से लाए, कैपिटल कैसे इन्वेस्ट करे। उस कारण से वो एक पार्टनर रखता है जिसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। अब इसकी मीनिंग पर देखते हैं। पार्टनरशिप की मीनिंग एकदम सिंपल है कि जब भी दो पर्सन्स के बीच या फिर उससे ज़्यादा पर्सन्स के बीच कोई एग्रीमेंट होता है, ऐसा एग्रीमेंट जो कि प्रॉफिट और लॉस शेयर करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप। Partnership is the relation between person who having agreed to share the profit and loss of the business carried on by all or any of them acting for all। अब इसके बाद देखते हैं इसका नेचर क्या होता है। सबसे पहला नेचर है हमारा कि पार्टनरशिप के बीच एग्रीमेंट हो जाएगा कि हम अपना प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा वो सब एक साथ शेयर करेंगे। वो ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। जो एग्रीमेंट होगा वो ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। दूसरा नेचर है कि पार्टनर्स का दूसरा जो नेचर है वो कहता है कि कम से कम दो लोग तो होने चाहिए, उससे ज़्यादा हो जाए वो चलेगा पर कम से कम दो लोग होना चाहिए पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए। तीसरे पॉइंट में हम पढ़ते हैं बिजनेस एक पर्पस के लिए होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि वो चैरिटी के लिए है, हम जो भी कमाए वो दान दे दे, नहीं, बल्कि बिजनेस का एक पर्पस होना चाहिए। फिर है म्यूचुअल एजेंसी, ईच पार्टनर एक्ट बोथ एज अ एजेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ द फर्म। सभी पार्टनर जो होते हैं, चाहे वो एक हो, दो हो, तीन हो, वो सभी पार्टनर एक एजेंट के जैसे वर्क करते हैं, एक सिद्धांत के जैसे वर्क करते हैं।
ये नहीं कि एक पार्टनर नहीं है तो दूसरा देखेगा ही नहीं, बल्कि वो एक एजेंट है वो उस फर्म के, तो वो उसको अच्छे तरीके से देखते हैं। फिर इसके बाद आता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। बिजनेस हमेशा दो पार्टनर्स के बीच होता है, ये हमने जाना, पर उनके बीच एक एग्रीमेंट हो जाता है कि जितना भी प्रॉफिट होगा हमको उसको हम शेयर करेंगे अपनी डीड के हिसाब से, जो भी हमने एग्रीमेंट में किया है उसके हिसाब से। इसके बाद आता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। पार्टनर्स के बीच अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है कि उनकी लाइबिलिटी अब सीमित नहीं है, एक लिमिटेड नहीं है। उस जो भी बिजनेस हो रहा है तो एक पर्सन देख सकता है कि क्या डेबिट हो रहा है, क्या क्रेडिट हो रहा है, सब कुछ वो देख सकता है, तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो बिजनेस को कैरी ऑन करे। इसके बाद हम पढ़ते हैं हमारे सेकंड टॉपिक की तरफ, जो है हमारा राइट्स ऑफ पार्टनर्स। अब पार्टनर्स के क्या राइट होते हैं? अभी तक हमने देखा कि नेचर्स क्या होता है पार्टनर का, अब देखते हैं कि पार्टनर्स के राइट क्या होते हैं। सबसे पहला राइट होता है राइट टू पार्टिसिपेट इन बिजनेस। कुछ भी हो रहा है बिजनेस में तो वो पार्टनर को राइट है कि वहां जाके वो देख सकता है, कुछ भी, कभी भी, कुछ भी, कितने भी टाइम वो अपने बिजनेस में देख सकता है। एवरी पार्टनर हैज राइट टू पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। दूसरा राइट है राइट टू शेयर प्रॉफिट। वो अपने एग्रीमेंट में जितना भी उनका रेशियो बना है, मान के चलिए कि 2:1 का रेशियो बना उनके एग्रीमेंट में, तो ये इसी रेशियो के हिसाब से वो पार्टनर्स क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट और लॉस शेयर करेंगे। इसके बाद है राइट टू एसेस बुक ऑफ अकाउंट। पार्टनर को इतना अधिकार होता है कि वो बुक को कभी भी चाहे तो छानबीन कर सकता है कि हमको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना पैसा कहाँ जा रहा है, तो वो इंस्पेक्ट कर सकता है, किसी भी टाइम कर सकता है। एवरी पार्टनर हैज राइट टू असेस एंड इंस्पेक्ट द बुक ऑफ अकाउंट। कितने भी टाइम वो बुक को देख सकता है, छानबीन कर सकता है उसकी। राइट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। पार्टनर के पास इतना राइट होता है कि जो भी उसको इनटाइटल्ड हुआ है, यूजुअली जब हम देखते हैं कि अगर 8% नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन 6% बैठता है, 6% का होता है पर एनम, तो वो उसे देना होता है। फिर राइट टू इंडेमनीफाइड का सिंपल सा मतलब है कि अगर पार्टनर को कुछ लॉस हुआ है, ठीक है, तो उसको उसका नुकसान की भरपाई फर्म करेगा, ये उसको अधिकार है कि वो फर्म से अपनी नुकसान की भरपाई का हर्जाना ले सकता है। तो इंडेमनीफाइड का मतलब होता है कि जो भी उसको नुकसान हुआ है, बिजनेस में लॉस हुआ है, कुछ भी हुआ है बहुत ज़्यादा, तो वो फर्म से ले सकता है या फिर दूसरे पार्टनर से एग्री कर सकता है कि हम, मुझे इतना ज़्यादा नुकसान हो गया है तो इसको थोड़ा सा मुझे इसका हर्जाना दे दो। फिर इसके बाद आता है राइट टू एक्सप्रेस ओपिनियन। एक पार्टनर के पास पूरा राइट होता है कि दूसरे पार्टनर से वो अपना ओपिनियन शेयर कर सके कि नहीं, हम इस काम को इस तरीके से भी कर सकते हैं, पूरा राइट होता है। राइट टू प्रिवेंट एडमिशन। अगर दो पार्टनर है, मान के चलिए ए बी कोई पार्टनर है, अगर यहाँ पास तीसरा पार्टनर आना चाह रहा है सी, तो अगर बी को कोई तकल्लुफ है, बी पूरी तरीके से वो उस पार्टनर को सी को आने अगर नहीं देना चाह रहा, तो उसके पास राइट है कि इसको प्रिवेंट कर सकता है, इसका एडमिशन पूरी तरीके से प्रिवेंट कर सकता है। नो न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी एग्जिस्टिंग पार्टनर। कोई भी पार्टनर, इन दोनों की परमिशन के बिना ये तीसरा नहीं आ सकता, चाहे वो ए हो या बी हो। ये नहीं कर सकता कि ए अपने हिसाब से इस पूरे बिजनेस को करे, नहीं, बल्कि इन दोनों की सहमति होनी चाहिए इस सी को एडमिट करने के लिए। फिर इसके बाद आता है राइट टू यूज फर्म प्रॉपर्टी। हर एक पार्टनर को राइट होता है कि वो फर्म की प्रॉपर्टी का यूज कर सकता है। शर्त एक है कि वो दूसरे पार्टनर से कंसल्ट कर लेना चाहिए पहले। इसके बाद देखते हैं हम, जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का सिंपल मतलब होता है एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि किसी टर्म और कंडीशंस के बेसिस पर उनके रिलेशंस जो आगे बढ़ेगी, कैरी फॉरवर्ड होगी, उनको चलाने के लिए होता है। तो पार्ट इसकी मीनिंग देखते हैं। पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन और ओरल एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स विच कंटेन द टर्म एंड कंडीशंस गवर्निंग देयर रिलेशनशिप। फिर इसके बाद देखते हैं कि इसका मेन कंटेंट क्या होता है। तो सबसे पहला देखते हैं नेम ऑफ द फर्म। डीड में फर्म का नाम होना चाहिए, ठीक है, कि ये फर्म किस नाम से चल रहा है। फिर डीड में
नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, डीड में पार्टनर्स का नाम और पार्टनर्स का एड्रेस होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन, कि हम कितना कितना कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस में, कितना कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो सब डीड में लिखा होना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, उनके बीच का रेशियो कितना कितना वो शेयर करेंगे, कितना कहाँ पैसा कितना किसको मिलेगा, वो सब उनको होना चाहिए। अकाउंटिंग पीरियड होना चाहिए कि हम कब किस डेट से स्टार्ट कर रहे हैं और कब, मान के चलते हैं कि ये 31 मार्च से स्टार्ट हुआ तो उनका 1 अप्रैल को खत्म हो जाएगा, तो ये इनका अकाउंटिंग पीरियड उसमें मेंशन होना चाहिए। फिर आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग, कैपिटल और ड्राइंग में कितना कितना इंटरेस्ट लगेगा, मान के चलते हैं कि 6% लग रहा है तो उसमें डीड में मेंशन होना चाहिए। तो ये डीड के कुछ मेन कंटेंट है कि जो उसमें डीड में मेंशन होना ही चाहिए। फिर इसके बाद आता है इसी का सैलरी एंड कमीशन, कि पार्टनर्स अगर एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं तो उनकी सैलरी कितनी होगी, ठीक है, उनको कमीशन कितना मिलेगा, वो भी डीड में होना चाहिए। फिर राइट्स ड्यूटी एंड लाइबिलिटी, उनके क्या क्या काम है, कौन कहाँ देखेगा, वो सब उसमें मेंशन होना चाहिए डीड में। एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ रूल, कि अगर मान के चलते हैं 2 पार्टनर्स है ए बी, एक की डेथ हो जाती है बी की, तो उसको जो ए है तो उसके घर वालों को कितना कंपनसेशन देगा डेथ के बाद, वो सारी चीज़ें उसमें होना चाहिए। रिटायरमेंट हो गई तो कितना मिलेगा पार्टनर्स को, वो सारी चीज़ें मेंशन होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं बैंक ऑपरेशन रूल। बैंक ऑपरेशन रूल का सिंपल सा मतलब है कि बैंक में जो भी हमारी अकाउंटिंग बुक होगी, अकाउंटिंग पीरियड होगा, उसके साथ हम कैसे डील करेंगे। और साथ में लास्ट पॉइंट में ये भी होना चाहिए कि डिस्प्यूट से कैसे सेटलमेंट, अगर मान के चलते हैं कि रेशियो बना था 2:1 का लिखा है उसमें, अब ये पार्टनर जो बी पार्टनर है वो कहता है कि नहीं मुझे इससे ज़्यादा चाहिए, तो वो भी उसमें लिखा होना चाहिए डीड में। अब देखते हैं कि अगर डीड नहीं है तो उस वक्त क्या होगा। तो देखते हैं प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से अगर डीड नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली होगा। अगर डीड नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मान के चलते हैं कि पहले अगर उनकी बात हुई थी ओरली की 2:1 का होगा, लेकिन ये सिर्फ ओरली था, रिटर्न नहीं है, तो इनकी जो रेशियो होगा वो इनका 1.1 रेशियो हो जाएगा, इक्वली शेयरिंग होगी इनकी। तो ये हमेशा याद रखिए कि अगर डीड नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी वो कैपिटल इन्वेस्ट किए हैं, मान के चलते हैं कि 3 लाख रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किया था, अब वो कह रहे हैं कि हमको इसमें इंटरेस्ट भी चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर डीड में नहीं लिखा इंटरेस्ट तो वो इंटरेस्ट इनको नहीं मिलेगा। नो इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल इज अलाउड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कोई भी ड्राइंग पर भी कोई भी चार्ज नहीं होगा, कितना एक भी चार्ज इसमें नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, अब लोन पर 6% पर एनम के हिसाब से लोन का इंटरेस्ट लगेगा। ये याद रखिएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ भी अलाउड नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलाउड नहीं होगा, पर इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउ होगा, वो भी 6% पर एनम इसका इतना इंटरेस्ट रेट रहेगा। फिर सैलरी एंड कमीशन, किसी भी को सैलरी कमीशन नहीं दी जाएगी अगर डीड में नहीं लिखा हुआ है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक्स से, जहाँ पास हम कुछ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे और कुछ बहुत अच्छे टॉपिक और कुछ अच्छी चीज़ें भी सीखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो भी आसानी से मिल सके। थैंक यू।